Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Alchemy. Today we will discuss about the topic refining of the copper metal during the metallurgical operations. जैसा कि आपको पता है हमने पिछली वीडियोस में अपने डिस्कस किया था मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को डिटेल में हम कॉपर मेटलर्जी को देख रहे थे और जिसमें हमने बात की सबसे पहले कि कॉपर मेटलर्जी की बेसिक डेफिनेशंस, फिर हमने उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑर देखी, फिर हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को डिस्कस किया। और आज जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इस टॉपिक का, लास्ट पोर्शन आप समझ लें, वो है रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल का मतलब क्या है? रिफाइनिंग का मतलब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि रिफाइनिंग का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा, फाइन का मतलब अच्छा कर देना। यानी रिफाइनिंग का मतलब है कि कॉपर जो हमें लास्ट टाइम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लास्ट स्टेप बेसिमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हमें 46 to 48% कॉपर मिली थी, जिसे हमने ब्लिस्टर कॉपर का नाम दिया था, उस ब्लिस्टर कॉपर को और मज़ीद प्योरीफाई करने को, उसको 100% प्योर करने के प्रोसेस को हम रिफाइनिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर का नाम दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है इट इज़ बेसिकली फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है स्पेशल किस्म का कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को दे के कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया जाता है। एंड यू नो, इस प्रोसेस में एक स्पेशल किस्म का इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक टैंक यूज़ करते हैं जिसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। उसके अंदर हम एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, कोई एक्वा सोल्यूशन होता है जो कि आयनाइज हो सकता है, और उसमें हम मेटल के रॉड्स लगाते हैं जिनमें एक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जिस रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कैथोड का नाम देते हैं। ठीक है, ये सारी वही बातें हैं जो आपको पता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हमने कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, मतलब कॉपर को मज़ीद प्योरीफाई करना है। अब इस प्रोसेस में यानी कॉपर को प्योर करने के लिए, जो कि हमारी ब्लिस्टर कॉपर है जो बेसिमराइजेशन प्रोसेस से बनी, उस ब्लिस्टर कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए हम जो रॉड यूज़ करेंगे, एनोड और कैथोड जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? बेसिकली इसमें जो एनोड यूज़ होता है वो बना होता है इम्प्योर कॉपर का। यानी ये वो रॉड होगा जो इम्प्योर कॉपर मेटल का होगा, मतलब हमारी ब्लिस्टर कॉपर जो होगी। ब्लिस्टर कॉपर आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, डेसिमराइजेशन प्रोसेस में जब ब्लिस्टर कॉपर बनती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो जो सॉलिडिफाई कॉपर होगी वो उसका हम रॉड यूज़ करेंगे जो कि इम्प्योर होगा, जिसको हमने प्योरीफाई करना है। ठीक है, और दूसरा रॉड जो कि कैथोड होगा वो हमारा बना होगा प्योर कॉपर मेटल का। एक प्योर कॉपर मेटल जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसका हम रॉड यूज़ करेंगे जो कि एज अ कैथोड काम करेगा। मतलब जो प्योर रॉड होगी कॉपर की, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया होगा तो वो एज अ कैथोड होगा, और जो इम्प्योर रॉड होगी कॉपर की, उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे और इसी की वजह से ये एज अ एनोड काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट तो यूज़ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 विल बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन दिस प्रोसेस। ठीक हो गया। अब आप बात करेंगे कि जी हमने तो कॉपर बनाई थी, इसमें इम्प्योरिटी कौन सी आ गई? ब्लिस्टर कॉपर तो लास्ट में हमने देखा था कॉपर बन गई थी, लेकिन क्लास जब भी कॉपर बनती है तो कॉपर बनने के साथ, ब्लिस्टर कॉपर की बात कर रहा हूँ, तो जब भी कॉपर बनेगी तो कॉपर के साथ उसमें मुख्तलिफ किस्म की दूसरी मेटल्स की भी इम्प्योरिटी मौजूद होती है। ज़रूरी नहीं कि जब ब्लिस्टर कॉपर बने तो उसमें सिर्फ कॉपर ही होगी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की, क्योंकि हम मिनरल से काम कर रहे थे, और से काम कर रहे थे, तो उस और के दौरान हमने तो एक मेटल को कंसर्न करते हुए डिफरेंट रिएक्शन देखे थे ना कॉपर को यूज़ करते हुए। उसके अलावा और भी मेटल्स की इम्प्योरिटी हो सकती है, जैसे आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, प्लेटिनियम, निकल, लेड वगैरह मुख्तलिफ किस्म की मेटल्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं जो कि उस कॉपर को इम्प्योर कर देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 1 देखें आप, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यू कैन सी डैट आपको दो तरह के रॉड नजर आ रहे हैं। एक रॉड आपको थोड़ा बोल्ड नजर आ रहा है, थोड़ा मोटा रॉड है, थिक रॉड है। इस थिक रॉड को हम कहते हैं कि ये इम्प्योर कॉपर रॉड है।
यानी ये वो रॉड है जिसके अंदर ब्लिस्टर कॉपर मौजूद है। और एक दूसरा आपको ये पतला सा एक थिन रॉड नज़र आ रहा है ब्लैकिश फॉर्म में। ये जो थिन रॉड है ये बेसिकली प्योर कॉपर का रॉड है, ठीक है, ये प्योर कॉपर मेटल का रॉड है। एंड यू कैन सी दैट कि ये जो थिक रॉड है इसको मैंने इस डायग्राम में अटैच किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी इम्प्योर कॉपर का रॉड जो है ये एनोड के तौर पर काम कर रहा है, और जो ये प्योर कॉपर का रॉड है जो थिन रॉड है ये काम कर रहा है एज अ कैथोड, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यू कैन सी दैट अटैच किया हुआ है। तमाम रॉड्स में इसी तरह से है, थिक रॉड जो है वो पॉजिटिव से और जो बीच वाले जो थिन रॉड्स हैं इनको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए, ठीक है। जब हम करंट अप्लाई करते हैं, करंट देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड पर क्या रिएक्शन होता है। एनोड पर वर्किंग बेसिकली ये होती है कि एनोड जो होती है वो क्या करती है, क्योंकि एनोड में मौजूद थी कॉपर, ये कॉपर जो होगी बेसिकली क्या करेगी, कॉपर जो है ये अपने आप को आयोनाइज करेगा और कॉपर +2 आयन बन जाएगा, Cu+2 बन जाएगा। ये Cu+2 जो होगा ये जो बनेगा इसके साथ ही यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे। जारी बात है Cu के ऊपर न्यूट्रल होता है, Cu पे कोई चार्ज नहीं है, Cu जैसे अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये Cu+2 आयन बना देगा जिसे हम कॉपर आयन कहेंगे। ये जो Cu+2 आयन बना है, ये जो कॉपर आयन बना है, ये कॉपर आयन बेसिकली क्या करता है, इस इम्प्योर कॉपर रॉड में से जो कि एनोड थी, इस इम्प्योर कॉपर रॉड में से निकल के सोल्यूशन में गिरता जाता है। सोल्यूशन कौन सा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जो कि किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का। अब ये जो कॉपर आयंस होंगे ये सोल्यूशन में से मूव करके चले जाएंगे किसकी तरफ, ये जाएंगे इम्प्योर रोड सॉरी प्योर कॉपर रोड की तरफ, यानी यहाँ से निकलते जा रहे हैं, जो थिक रोड है इस रोड में से निकलते जा रहे हैं और इस रोड से सोल्यूशन में जा रहे हैं और सोल्यूशन से ये थिन रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट करते जाएंगे। जो प्योर कॉपर की रोड है उसके ऊपर जाके कॉपर आयन से होंगे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। आपको पता है जो प्योर कॉपर की रोड है ये कैथोड का काम कर रही है, इस पर माइनस चार्ज है और इसके ऊपर आसानी से कॉपर आयन आके क्या होंगे, स्टिक हो देंगे। और जैसे ही इसके ऊपर आसानी से कॉपर आयन स्टिक होंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ये कॉपर आयंस जो होंगे ये बेसिकली क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा जो कि इस रॉड से निकल के ऊपर बाहर एक्सटर्नल सर्किट में चले गए थे और ये दोनों आपस में मिलकर बेसिकली क्या बना देंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से न्यूट्रल कॉपर बन जाएगी। Cu+2 था, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये न्यूट्रल कॉपर बन गई और ये प्योर कॉपर मेटल जो होगी ये डिपॉजिट होती जाएगी इस थिन रॉड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इस वजह से क्या होगा कि जो हमारी इम्प्योर रॉड थी वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होती रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से कॉपर निकलती जा रही है और जो हमारी प्योर कॉपर की रॉड थी जो कि हमारी कैथोड थी उसके ऊपर क्योंकि कॉपर आयंस आके डिपॉजिट हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल, तो इस वजह से ये जो हमारी जो ये वाली रॉड है नेगेटिव रॉड जो ऐसे से क्या होती जाएगी, थिक होती है। यू कैन सी दैट यहाँ पर ये रॉड जो थी ये थिन थी और जो इम्प्योर रॉड थी वो थिक थी। लेकिन इस डायग्राम में आप देखें तो मैं लाइन लगा देता हूँ बीच में ताकि आपको फर्क पता लग जाए। इस डायग्राम के अंदर देखें, डायग्राम नंबर 2 जो है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो हमारी प्योर कॉपर की रॉड है वो थिक हो गई है और इम्प्योर कॉपर की रॉड जो है वो थिन है, ठीक है। यानी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ये फॉर्म आ जाएगी, हमारे पास प्योर कॉपर जो होगी इस तरीके से मिल जाएगी और उसके अलावा जो दूसरी मेटल्स वगैरह होंगी जारी बात है वो भी ऑक्सीडाइज हुई होंगी, जो इम्प्योर कॉपर रॉड में थी वो सारी जो है एक मड की फॉर्म में जो होगी, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स जो है वो एक कीचड़ की फॉर्म में मड की शक्ल में जो होगा वो यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाएगा, जिसे हम नाम देंगे एनोड मड का, ठीक है। इस मटेरियल को हम क्या नाम देंगे, एनोड मड कहेंगे। इसे एनोड मड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल बेसिकली एनोड में से निकला है और क्योंकि ये इम्प्योरिटी है इम्प्योर कॉपर रॉड की, कॉपर तो प्योरीफाई होके हमारी कैथोड के ऊपर जाकर स्टिक कर गई और जो बाकी कुछ मेटल्स इसके साथ जो होंगी वो मैट की शक्ल में जो कॉपर में इम्प्योरिटी आ रही थी वो नीचे इकट्ठी होती जाएंगी, जिन्हें हम एनोड मड का नाम देंगे, ठीक है भाई। उसके अलावा इस तरीके से हमें जो कॉपर मिलती है ये तकरीबन 99.99% जो होती है ये प्योर कॉपर होती है। यानी इतनी प्योर, एक तरह की 100% ही होगी ना, इतनी प्योर कॉपर हमें मिल जाएगी। यानी जो ब्लिस्टर कॉपर थी जो सिर्फ 46 to 48% प्योर थी वो इतनी ज़्यादा प्योरीफाई हो जाएगी और हमें बड़ी अच्छी क्वालिटी की कॉपर मेटल जो होगी वो मिल जाएगी बाय द रिफाइनिंग प्रोसेस,
ठीक है भाई, तो ये था अभी टॉपिक आज का हमारा कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है कॉपर की और उसके नतीजे में कॉपर बिल्कुल प्योरीफाई होके हमें मिलती है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टॉपिक लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। उसके अलावा आपसे ये शॉर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एनोड मड। एनोड मड क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एनोड मड बेसिकली इज द इम्प्योरिटी that is present in the blister copper and it is removed from the anode rod, therefore this is called anode mud। ठीक है, क्योंकि ये एनोड में से निकलती है, एनोड वाली रॉड में से निकलती है, इसलिए इसे एनोड मड का नाम दिया जाता है। और ये मड क्यों होती है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी है, ये वो वेस्ट मटेरियल है जो कॉपर मेटल के अंदर मौजूद था, कॉपर मेटल में एज अ इम्प्योरिटी था। ये वो मुख्तलि किस्म की मेटल्स हैं और वो मेटल्स मुख्तलि किस्म की हो सकती हैं, जैसे गोल्ड हो गया AU, सिल्वर हो गया AG, प्लेटिनम हो गया PT, PD प्लेटिनम, आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट, मैंगनीज एटसेट्रा एटसेट्रा। डिफरेंट किस्म की मेटल्स जो हैं इसमें एज अ इम्प्योरिटी मौजूद हो सकती हैं। ये तमाम की तमाम इम्प्योरिटीज़ क्या कहलाएंगी, इन्हें हम एनोड मड का नाम देंगे। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एनोड मड। क्लियर हो गया क्लास। लें भी क्लास, आज हमारा मेटलर्जी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने डिफरेंट पोर्शंस के अंदर जो है ये टॉपिक डिस्कस किया। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर जो है वो मिस हो गया हो, या इसके पिछले स्टेप्स जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे वो अगर किसी ने उसको समझना हो, उसको डिस्कस करना हो, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं। उधर से आपको कॉपर मेटलर्जी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करके दूसरों तक भी काइंडली शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बेसिकली सदका जारिया होता है कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को ये टॉपिक समझ आ गया जिसे नहीं आ पा रहा था, मे बी मेरी वजह से समझ आ जाए, मे बी हर एक का अंदाज डिफरेंट होता है पढ़ाने का, मे बी अगर उसको मेरी वजह से समझ आ जाएगा तो ना सिर्फ इसका मुझे कोई एडवांटेज होगा बल्कि आपको भी इसका सवाब मिलेगा, आपको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। तो काइंडली आगे भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसके अलावा नीचे बेल आइकन को भी आपने क्लिक कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरी वीडियोस के, और साथ ही साथ आप अपडेटेड भी रहें मेरी हर वीडियो से रिलेटेड। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।